गुड इवनिंग एवरीवन। सॉरी, गुड आफ्टरनून कहेंगे भाई। आ जाओ, बहुत दिन बाद हम लोग मिल रहे हैं। राधे राधे भाई, सभी को गुड आफ्टरनून, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, व्हाट यू फील कनेक्टेड विद। स्टार्ट करेंगे सेशन को और समझेंगे क्या है, आगे की बात करेंगे। चलिए। हाँ भाई, गुड आफ्टरनून सभी को, गुड आफ्टरनून। ये क्लास हमारी टीम ने जो है लेट लगाई, तो इस चक्कर में कई लोगों को पता नहीं लग पाया होगा कि जो है आज क्लास है नहीं है, तो वो लोग बाद में देख लेंगे, है ना। बहुत दिन बाद आप आए हो मैम, तबीयत ठीक नहीं थी क्या? यार तबीयत अब ठीक है, 12-15 दिन लगे, तबीयत खराब रही थोड़ी, और बट ठीक होगी। पहले आपको पता ही है, फर्स्ट वीक में इस बार काफ़ी छुट्टियां आपकी हो गई, बट ठीक है, हम डबल क्लास, मतलब ये जो 3 बजे वाली क्लास है और जो आपकी क्लास है, पेपर है भी नहीं, तो टाइमली हम सिलेबस खत्म कर लेंगे, तो आपको उससे कोई तकलीफ होगी नहीं, है ना। तो एक मिनट रुकना यार। ठीक है सौरभ, देखते हैं, वो भी कराएंगे। और तबीयत आपकी ठीक है मैम? हाँ अब ठीक है अमित, एकदम। क्या हुआ था आपको, जीएस कह रहे हैं? यार फीवर पता नहीं, कुछ अलग ही तरह का फीवर था इस बार। मैंने सारे टेस्ट वेस्ट भी कराए, और हाई फीवर था। मतलब जनरली मुझे हाई फीवर नहीं होता, इवन फीवर ही नहीं होता जनरली, तो बहुत कम ही होता है, अनटिल अनलेस जैसे मेरी पिछले 1-2 साल में तबीयत खराब रही थी, तो पिछले 1 साल में तो बहुत, मुझे याद भी नहीं आ रहा है, एक आध बार फीवर हुआ होगा। तब से ठीक हो गई है तबीयत, पिछले साल तक थोड़ी दिक्कत थी। तो हाँ भाई, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है आप लोग को देख के, और अब होपफुली जो है हम लोग मिलेंगे, जो हमने डिसाइड किया है MWF का, है ना। बाकी मेरी कोशिश तो रहेगी कि मैं और ज़्यादा क्लासेस भी लगवाऊँ इस हफ्ते, तो एटलीस्ट रेगुलरली ही मिल लें हम, है ना। सिर्फ MWF में ही नहीं, वैसे भी मिल लें, तो वो सब भी हम ध्यान में रखेंगे। और हाँ, तो उस चक्कर में वो फ़ीवर में टाइम लगा। पहले फ़ीवर उतरने में 4-5 दिन लग गए, फिर वीकनेस बहुत थी। 4-5 दिन तो मुझे लग रहा है फ़ीवर ही रहा। हाँ, फिर वीकनेस काफ़ी रही, तो मुझे थोड़ा टाइम लगा रिकवरी में कि मैं प्रॉपर क्लास ले पाऊँ, इतनी एनर्जी के लिए। और इसके अलावा हुआ ये कि मुझे कहीं बीच में जाना भी पड़ा था। अभी इंदौर मीटअप में फिर 2-3 दिन लग गए, तो थोड़ा-सा इस क्या कहते हैं, हफ्ते में, सॉरी इस महीने में काफ़ी छुट्टियाँ आपकी हुई, तो उसको कंपनसेट कर लेंगे हम, डोंट वरी। और बाकी टीचर्स से इतने आपने पढ़ा होगा, मैं उम्मीद करती हूँ, और आपने रिवीजन अच्छे से किया होगा, है ना। देखो मेरी क्लास में कभी कभी ऐसा होता है कि चीज़ें थोड़ा सा जो है डिले हो जाएं, या बीच में क्लास ऑफ रही, कभी कभी, मतलब कुछ बैचेस में। लेकिन ऐसा कभी नहीं होता कि सिलेबस कंप्लीट ना हुआ हो, या रिकॉर्डेड क्लास दे दी हो, है ना। वो लाइव ही चलता है, आपको लाइव प्रॉपर मिलेगा, कि रिकॉर्डिंग तो हमारे पास एक दिन में दे दें, इतनी सारी रिकॉर्डिंग है ना। दिल खुश कह रहे हैं मैंने सारा बैकलॉग खत्म कर लिया, ये बहुत अच्छा किया आपने। फ़ायदा तभी है कि अगर कोई एक टीचर छुट्टी कर रहा है, तो एक तो बाकी टीचर्स से इतने आप पढ़ लें, और दूसरा जो भी नोट्स वगैरह हैं। इंदौर मीटअप बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा, आप लोग बहुत संख्या में आए थे, काफ़ी अच्छा रहा इंदौर मीटअप।
है ना? चलिए भाई, आगे बढ़ेंगे, बहुत हो गई बातें। वो आपको देखना पड़ेगा ना तनु, उससे एक बार मैच करके जो कॉमन टॉपिक्स होंगे वो सभी एग्जाम्स में कॉमन रहेंगे पेडागोजी के। कुछ टॉपिक ऐसे होंगे वो एग्जाम टू एग्जाम वेरी करते हैं, है ना? बहुत ही बढ़िया। चलिए, हम बात कर रहे थे कि 4 प्रकार का विकास होता है मुख्य रूप से। वैसे इसको हम 3 में ही जो है काउंट कर सकते हैं। ब्रॉड डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट इसको कहते हैं, यानी विकास के मुख्य पक्ष। ठीक है? विकास के मुख्य पक्ष इनको हम कहते हैं, विकास के मुख्य पक्ष या विकास के मुख्य प्रकार कह सकते हो आप इनको। और क्या कह सकते हैं? जो आपका मन करे, है ना? तो ब्रॉड डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट या विकास के मुख्य पक्ष। बात सही है नहीं है? बात सही है कि नहीं है ये बताओ। जो पढ़ाया जा रहा है बैच में सिर्फ उतना ही पढ़ो। सीटेट के लिए तो आपको बहुत ज़्यादा इधर-उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है, है ना? तो अगर आप देखेंगे तो ये 4 आपको टाइप्स दिखेंगे, लेकिन क्या है, इसको एनसीईआरटी द्वारा सोशियो इमोशनल एक को ही काउंट कर लिया जाता है। तो अगर आप वैसे देखेंगे नंबर में, तो आपको सिर्फ 3 का जवाब देना है कि टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट ब्रॉड या मुख्य प्रकार जो हैं विकास के वो कितने हैं? तो आप कहेंगे 3 हैं, है ना? वो क्या है? पीसीएसई मैं आपको बताती हूँ, पीसीएस के एग्ज़ाम्स होते हैं ना, तो उसमें ऐसे आप देख सकते हो पीसीएसई। एसई जो है वो सोशियो इमोशनल एक साथ है। क्या है? सोशियो इमोशनल एक साथ है। फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशियो इमोशनल। ठीक है बात? तो शारीरिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, सोशियो और इमोशनल जो है वो एक साथ है। बात सही है या नहीं है? इतनी बात क्लियर है? कोई दिक्कत परेशानी? ये आप देखेंगे यहाँ पे, तो ऐसे इसको आप देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कुछ कहे कि ये ब्रॉड डोमेन्स में शामिल होगा, नहीं होगा, है ना? कोई एक चीज़ है जो लिखी हुई हो तो आपको वो नहीं माननी है, कि जो ब्रॉड डोमेन्स हैं, डोमेन्स कह लीजिए, टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट कह लीजिए, एरियाज़ ऑफ डेवलपमेंट कह लीजिए, ठीक है ना? और अगर हम बात करें तो ये फिज़िकल यानी शारीरिक विकास, फिज़िकल डेवलपमेंट, पीसीएसई से याद रखना है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट जिसको मानसिक विकास, फिजिकल यानी शरीर का विकास, तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट, एक तो ये पेन जो है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। और अगर हम बात करते हैं आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट, फिर है सोशियो इमोशनल यानी सामाजिक सामवेगिक विकास का प्रकार। तो ये वैसे तो 4 हैं, बट ये 3 पॉइंट्स में कवर हो जाते हैं। एज पर एनसीईआरटीज 3 पॉइंट्स में ही कवर हो जाते हैं। ठीक है? तो अगर हम बात करते हैं इसकी फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशियो इमोशनल, इनके अंदर फिर बहुत सारे आ जाएंगे। जैसे सोशियो इमोशनल में मॉरल डेवलपमेंट भी आता है, नैतिकता आपकी सही है कि गलत है, ये है वो है, ठीक है? फिर कॉग्निटिव डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो संज्ञानात्मक में जितने भी दिमाग से होने वाले काम हैं, चाहे वो थिंकिंग हो, रीजनिंग हो, ये हो वो हो, सब आ जाएंगे। फिजिकल में मोटर डेवलपमेंट आ जाता है, यानी जिसको हम कहेंगे गतिक विकास यानी भागना, दौड़ना, कूदना, उछलना, ये जो बच्चा करेगा वो मोटर डेवलपमेंट में आएगा। ठीक है बात? कोई दिक्कत परेशानी, दर्द, समस्या इस बात को समझने में? अगर हो रहा हो तो आप बता सकते हैं, अगर नहीं है तो हम आगे बढ़ सकते हैं। ये बेसिक बातें हमने लास्ट क्लास में भी की थी, मुझे आपको रिवाइज कराना था, इसलिए मैं ये दोबारा कर रही हूँ आपसे बात। ठीक है ना? चलिए फिर आगे बढ़ें। चलिए समझते हैं। तो जैसा कि आप इन पिक्चर्स में देख पा रहे हैं, ये है फिजिकल डेवलपमेंट का एग्जाम्पल, यानी बच्चा दौड़ता है, भागता है, जब छोटा सा होता है, बिल्कुल एक जीव से, जाइगोट की जब हम बात कर रहे हैं, जब गर्भ में है, और तब से जो है वो बड़े हो करके सारे अंग उसके विकसित हो जाते हैं, दौड़ने, भागने, उछलने, कूदने सब लगेगा। ये है फिजिकल डेवलपमेंट, शारीरिक विकास, शरीर का विकास कैसे कैसे हमारा होता है। फिर आता है हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी संज्ञान का विकास। आपके जितने भी काम दिमाग से होते हैं, थिंकिंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, है ना, डिसीजन मेकिंग, यानी आप निर्णय ले रहे हैं तो कहाँ से ले रहे हैं? दिमाग से ले रहे हैं, है ना? आप सोच रहे हैं तो कहाँ से सोच रहे हैं? दिमाग से सोच रहे हैं, है ना? तर्क कर रहे हैं तो दिमाग से कर रहे हैं। मेमोरी हुआ आपका, ये सब चीजें, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, समस्या समाधान कहाँ से कर रहे हैं? दिमाग का इस्तेमाल करके कर रहे हैं। ठीक है ना? फिर अगर हम बात करते हैं फिजिकल, कॉग्निटिव
सोशल डेवलपमेंट यानी मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, हमको 4 लोग चाहिए आस-पास। और अगर हम बात करते हैं यहाँ 4 लोगों की, तो बच्चे खेलते हैं ग्रुप में, लोग चाहिए, और फिर जब लोग होते हैं, समाज होता है, तो सही गलत आ जाता है बीच में। तो इसीलिए मॉरल डेवलपमेंट इसी से संबंधित है आंचल, ठीक है ना? फिर आता है इमोशनल डेवलपमेंट, यानी जब आप पहले दिन स्कूल भी जा रहे होते हैं तो रो-रो के जाते हैं और फिर स्कूल जाने के लिए रोते हैं, एक समय ऐसा आता है। तो इमोशनल डेवलपमेंट यानी सामूहिक विकास की जब हम बात कर रहे हैं, हाँ, आज पता नहीं लग पाया होगा आपको कि क्लास है तरतीला। तो इमोशनल यानी आपके इमोशंस पे आपका कंट्रोल आ जाए, ठीक है? चलिए, आगे बढ़ेंगे। तो ये विकास के कुछ प्रकार हैं। जो 4 मुख्य प्रकार हैं, उनको 3 ही कहेंगे, 4 भी क्या कहें। एरियाज़ ऑफ डेवलपमेंट भी हम इनको कह देते हैं। अब एरियाज़ में हमने बाकी भी शामिल कर लिए हैं, जैसे फिज़िकल क्या है, शारीरिक विकास, इंटेलेक्चुअल या कॉग्निटिव, इसको इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट भी कह देते हैं या कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी कह देते हैं। कई लोग इसको मेंटल डेवलपमेंट का नाम भी दे सकते हैं, ठीक है जी। बौद्धिक विकास, सोशल डेवलपमेंट यानी सामाजिक विकास। तो बच्चा समाज में रहेगा, 4 लोगों में मिलेगा, खेलेगा, कूदेगा, है ना? लंच शेयर करेगा अपना, ये सब चीज़ें होंगी, तो वो समाज का हिस्सा है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, हमको 2-4 लोग चाहिए होते हैं, वो वाली बात है। या हम समाज में एग्ज़िस्ट करते हैं या को-एग्ज़िस्ट करते हैं बाकी जीवों के साथ भी, ठीक है ना? वेलकम है अनीस। सब मिल जाएगा इसमें निवेदिता, डोंट वरी, बस पढ़ते जाओ। ठीक, मॉरल डेवलपमेंट, सही और गलत, कि भाई झूठ बोलना सही बात है, गलत बात है, और सच बोलना जो है वो अच्छी बात है। तो ये मॉरल है कि चोरी करना बुरी बात है, ये मॉरलिटी है, ये नैतिकता का विकास है। जब बच्चा छोटा होता है तो वो ना मॉरल है ना इमॉरल है, वो एमॉरल है, मतलब उसको ना वो इस तरफ है कि मॉरलिटी सही और गलत की तरफ, ना वो गलत की तरफ है, ना वो सही की तरफ है, वो बस है। फिर हम धीरे-धीरे रूल्स सिखाते हैं उसको, सही और गलत सिखाते हैं। एक समाज में जो सही है दूसरे समाज में गलत हो सकता है, दूसरे समाज में जो गलत है वो पहले में सही हो सकता है, ये सब बातें। लैंग्वेज, भाषा का विकास, ये भाषा का विकास जो है आपका इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ है। मॉरल डेवलपमेंट जो है आपका, वो है सोशल डेवलपमेंट से संबंधित, और सोशल से ही संबंधित है इमोशंस का विकास आपका, कि आप पहले हर छोटी बात पे बच्चा जो है रोता है, बाजार में खिलौना नहीं दिलाया माँ बाप ने तो वो लेट लेट के रोएगा वहाँ, और फिर जब वो बड़ा हो जाता है तो वो अपने इमोशंस को मैनेज करना सीख जाता है, उन पे कंट्रोल, उनके प्रति अवेयर होना, है ना? तो ये सब चीज़ें सीखता है। 3 इमोशंस जन्म से होते हैं, ऐसा जेबी वॉटसन कहते हैं, फियर, एंगर और लव। फॉल भी हम उसको कह सकते हैं, है ना? फॉल हम कहते हैं कि ये 3 इमोशंस हैं जो बाय बर्थ हम में एग्जिस्ट करते हैं, एज़ पर जेबी वॉटसन। एक्स्ट्रा पॉइंट है, एक नोट बना करके लिख सकते हैं, है ना? बाय जेबी वॉटसन। अगर जेबी वॉटसन की माने, जेबी वॉटसन एक व्यक्ति थे, वॉटसन, ठीक है ना? अगर हम वॉटसन की माने, तो वॉटसन कह रहे हैं यहाँ पे, वॉटसन कह रहे हैं, वॉटसन ये कह रहे हैं कि 3 इमोशंस बाय बर्थ होते हैं हमें, 3 इमोशंस आर प्रेजेंट बाय बर्थ। इमोशंस जो हैं वो जन्म से हैं अंदर हमारे, क्या हैं? बाय बर्थ एग्जिस्ट करते हैं, बाय बर्थ, ठीक है? बाय बर्थ, फियर, एंगर और लव, फियर, एंगर और लव, ठीक है? फियर, एंगर और लव। फियर यानी भय, और एंगर बोले तो क्रोध। ओहो हो, वाह! ये पता नहीं, ये जो सॉफ्टवेयर है ना, ये नए स्टूडियो में जब से शिफ्ट किया है, ये राइटिंग वाला सॉफ्टवेयर बहुत ही बेकार है, मतलब मैं भी इससे परेशान हो गई हूँ। एक बार जो हमारा देखते हैं सारा ये काम बोर्ड वाला, उनको हम कॉल करेंगे, वो आकर के देखें क्या हो सकता है इसमें। हमसे तो ये सॉल्व हो नहीं पा रहा, जनरली हो जाती हैं समस्याएं सॉल्व। भय, क्रोध, एंगर बोले तो क्रोध, और लव यानी प्रेम। तो बच्चों को आप उछालते हैं बचपन में तो वो हल्का सा डरता है, बाद में वो उसको एंजॉय करने लगता है ना? तो फियर जन्म से है, एंगर वो दांत एकदम ऐसे करना आपने देखा होगा बच्चे को, वो भी उसके अंदर है, क्रोध भी। लव, लव महसूस करने की अफेक्शन जो है माता से, वो तो आप जानते ही हैं। तो फियर, एंगर और लव, ये 3 चीजें बच्चे में जन्म से होती हैं। बात ठीक है या नहीं है? फियर, एंगर, लव। खैर, अब एक सवाल है आपके सामने, अभी हमने टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट डिस्कस किए थे। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली आइडेंटिफाइज द ब्रॉड डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट, मुख्य प्रकार, व्यापक डोमेन या व्यापक पक्ष विकास के कौन से हैं? इनमें से आपको सही उत्तर पहचानना है, ठीक है निवेदिता? फटाक से बताना है कि व्यापक पक्ष जो हैं विकास के, वो कौन से हैं, ठीक है? इतनी बात क्लियर है? कोई दिक्कत परेशानी इस बात को समझने में अगर हो रही है तो आप बता सकते हैं।
है ना। हम आपसे सिर्फ 1.5 रुपए की फीस लेंगे और आपको जवाब दे देंगे। मजाक कर रही हूँ, दिल पे मत लेना। चलिए, फीस आप दे चुके हैं ऑलरेडी, अब हमारा काम है पढ़ाने का। फटाफट से बताइए। डी 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 डी, सब अलग अलग जवाब यहाँ पे दे रहे हैं। हम्म। डी, चलिए देखते हैं। इमोशनल डेवलपमेंट, यस। पीसीएसई याद कर लो, सिंपल पीसीएसई। ये 4 मुख्य प्रकार हैं, 3 ही कहेंगे अगर नंबर में पूछ ले तो। इमोशनल, इंटेलेक्चुअल, इंटेलेक्चुअल होता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, तो ये भी सही है एक तरह से। स्पिरिचुअल हमने नहीं पढ़ा कोई अलग से, सेल्फ नहीं, तो ये आपके गलत हो जाएगा ऑप्शन। फिजिकल, यस। पर्सनैलिटी अलग से नहीं पढ़ा कि पर्सनैलिटी कोई टाइप है डेवलपमेंट का। स्पिरिचुअल फिर अगेन नहीं। इमोशनल, हाँ इमोशनल सही है, तो ये चारों सही नहीं है, हमें तो चारों सही चाहिए। सोशल यस, फिजिकल यस, पर्सनैलिटी और सेल्फ अगेन गलत हो गया। फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल एंड इमोशनल, पीसीएसई, शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और सामवेगिक। तो शारीरिक विकास, संज्ञानात्मक, सामाजिक और भावनात्मक विकास जो है, ये 4 मुख्य प्रकार हैं। शरीर का विकास बच्चे के, दिमाग का विकास, सामाजिक विकास उसके अंदर और उसकी भावनाओं का विकास, पीसीएसई। सिंपल बात है, हाँ मिलेंगे निया, बिल्कुल। इतनी बात क्लियर है? कोई दिक्कत, परेशानी, दर्द, समस्या इस बात को लेकर के अगर किसी के मन में हो तो आप बता सकते हैं, ठीक है। इतनी बात क्लियर है, आगे बढ़ें। डेवलपमेंट इंक्लूड्स प्रोग्रेसिव एंड इरिवर्सिबल चेंजेस, यानी विकास में कैसे परिवर्तन शामिल होते हैं? प्रोग्रेसिव, जो प्रोग्रेस की तरफ हो, जो बेहतरी की तरफ हो, जो बेहतरी की तरफ हो वैसे परिवर्तन शामिल होते हैं। भाई बच्चा पहले खुद से कुछ सामान भी नहीं उठा पाता, आप धीरे धीरे देखते हैं वो बैठने, उठने, पकड़ने, चलने, ये सब यानी बढ़ते हुए क्रम में जो है प्रोग्रेशन की तरफ जो है आपके विकास में चेंजेस होते हैं। दूसरा इरिवर्सिबल चेंजेस हैं, यानी ऐसा नहीं है कि आज आप चलने लग गए और कल आप एकदम बैठने भी नहीं लगोगे। यानी जो चेंजेस हैं वो रिवर्सिबल नहीं है। जैसे आपकी गाड़ी रिवर्स गियर में लगती है और पीछे चली जाती है, वो काम यहाँ संभव नहीं है। आपने कभी ना कभी देखा होगा ऑटो रिक्शा से लेकर के और आपके ऑटो रिक्शा और रिक्शा जो नॉर्मल रिक्शा होता है, आजकल तो ऑटो में भी रिवर्स गियर आने लग गया है। तो वो पहले ऑटो वाले क्या करते थे, धक्का मार के उनको उतरना पड़ता था अगर रिवर्स में लेनी पड़े कहीं पे जो उनका ऑटो है, तो वो रिवर्स में नहीं जाता, आगे ही जाता है। जैसे स्कूटर होता है बेसिकली, तो वही वाला सिस्टम उसमें जनरली होता था, तो रिवर्स गियर उसमें होता नहीं था। आजकल तो स्कूटर में भी रिवर्स आने लग गया, तो अब वो उतर के धक्का मार के पीछे करता है ऑटो को। तो वही सिस्टम जो है आपका डेवलपमेंट का है कि ये आगे तो जाएगा, पीछे ऐसे नहीं आएगा अपनी मर्जी से। डिक्लाइन होता है बुढ़ापे में, वो एक अलग चीज है कि आपकी मेमोरी की जो क्षमता है वो उतनी नहीं रहती, या फिर आपकी जो होल्ड करने की क्षमता है, मोटर स्किल्स में प्रॉब्लम आने लगती है, वो बुढ़ापे में डिक्लाइन है। लेकिन वैसे जो डेवलपमेंट की प्रक्रिया है वो प्रोग्रेशन की तरफ है, बढ़ते हुए है, ठीक। तो इरिवर्सिबल है, ऐसा नहीं है कि आए चेंज और अब गायब हो गए। कल आप खड़े होकर चलना शुरू कर दिया था आपने और आज आप गर्दन भी नहीं संभाल पा रहे हैं, ऐसा तो नहीं हो सकता। आज आप जवान हैं और कल आप बच्चे बन जाएंगे, पॉसिबल है? नहीं है पॉसिबल। आप बच्चे जैसी हरकतें कर सकते हैं, बट अगर आप मान लीजिए 40 साल के व्यक्ति हैं, कल आप 4 साल के नहीं बन सकते हैं, ठीक है ना तारतीला। तो ये इरिवर्सिबल चेंजेस हैं, यानी रिवर्स में नहीं जा सकते। यहाँ पे चेंजेस विच अकर ड्यू टू सम इलनेस और टायर्डनेस डज नॉट गेट काउंट इन डेवलपमेंट, यानी वो परिवर्तन जो किसी बीमारी या फिर थकावट की वजह से होते हैं उनको हम विकास का हिस्सा नहीं मानते। ये वो परिवर्तन है जो लगभग स्थायी हैं या प्रगतिशील परिवर्तन है, हर रोज बदल जाए वो विकास नहीं होता, है ना, ठीक है। तो विकास में प्रगतिशील और अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन शामिल होते हैं। किसी थकावट की वजह से, मान लो कोई स्वेलिंग आ गई, हाथ आपका मोटा पतला हो गया स्वेलिंग की वजह से, वॉटएवर, बुखार की वजह से कोई चेंज आ गया आपके दिमाग में, है ना, तो वो उसको हम डेवलपमेंट नहीं मानेंगे। जैसे मैं अभी, काजोल एक एक्ट्रेस हैं, आप जानते होंगे, हम लोग बचपन में मूवीज उनकी देखी है। अभी जो जेन जी है शायद उन्होंने तो उतनी नहीं देखी होंगी। तो कई बार मैं मूवीज के एग्जांपल देती हूँ, उसका रीजन ये है कि मूवीज के एग्जांपल से आप लोग ज्यादा रिलेट करते हैं बजाय कि कोई एकेडमिक एग्जांपल के। तो अगर हम बात करें तो वो उनको सेट पे एक्टिंग करते हुए कहीं तो कुछ चोट वोट लगी और उनकी मेमोरी चली गई कुछ 1 आध घंटे के लिए, यानी याददाश्त चली गई। अब ये जो टेम्परेरी चेंज हुआ है, फिर आ गई याददाश्त, वो सो के उठी तो कुछ घंटे में ठीक हो गया सब। तो ये जो टेम्परेरी चेंज हुआ है कि याददाश्त चली गई किसी दुर्घटना की वजह से कुछ देर के लिए, ये डेवलपमेंट नहीं है, ये तो एक घटना है, एक्सीडेंट है ना। तो प्रोग्रेसिव चेंजेस जो हैं आपके अंदर वो होते हैं डेवलपमेंट की वजह से।
ऐसे टेम्परेरी चेंजेस को हम काउंट नहीं करते डेवलपमेंट में। डेवलपमेंट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस दैट इंक्लूड्स ग्रोथ, मैचुरेशन एंड लर्निंग इन इटसेल्फ। यानी विकास एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है जो निरंतर चलती रहती है, लाइफ लॉन्ग, जीवन पर्यंत, जिंदगी के बाद भी, जिंदगी के साथ भी। वो LIC का एड आपने सुना होगा, कुछ वैसा सही उसको एग्जाम्पल के रूप में आप यहाँ ले सकते हैं कि लाइफ लॉन्ग चलती है। यहाँ पे किसी भी पॉलिसी का हम प्रमोशन नहीं कर रहे हैं, लेकिन कुल मिलाकर की बात यह है कि डेवलपमेंट इज लाइफ लॉन्ग या फिर कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, सतत ऑन गोइंग प्रोसेस है, चलती रहती है निरंतर। क्या है? ऑन गोइंग प्रोसेस है, ऑन गोइंग प्रोसेस है दैट इंक्लूड्स ग्रोथ, मैचुरेशन एंड लर्निंग इन इटसेल्फ। यानी वृद्धि के, आपकी हाइट बढ़ रही है, वेट बढ़ रहा है, शेप साइज, यानी आपके शारीरिक परिवर्तन हो रहे हैं आप में, उसको हम वृद्धि कहते हैं। मैचुरेशन, परिपक्वता, यानी आपके अंदर की जो जेनेटिक क्षमताएं हैं वो समय के साथ अनफोल्ड हो रही हैं। जैसे समय आने पे आपकी अक्ल दाढ़ बोलते हैं ना, विजडम टूथ, वो निकल करके आएगा। ऐसा नहीं है समय से पहले नहीं आ जाएगा। मेच्योरिटी जैसे जैसे हिट करेंगे, प्यूबर्टी एक सर्टेन एज में आएगी कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल लड़कियों में शुरू होंगे, पीरियड्स लड़कों में बाकी चेंजेस होंगे, है ना, दाढ़ी का आना है, आवाज में चेंजेस हैं, और भी बहुत सारे चेंजेस। तो ये क्या है? मैचुरेशन पे, मैचुरेशन समय के साथ आपके अंदर की जो क्षमताएं हैं, जो जेनेटिक कोडिंग आपके अंदर हुई पड़ी है, आपकी जीन्स में जो कोडिंग है वो अनफोल्ड होती है, ठीक। एंड लर्निंग इन इटसेल्फ, आप सीखते भी हैं। तो ये सब चीजें डेवलपमेंट के अंदर ही आ जाती हैं, चाहे वो ग्रोथ हो आपकी, चाहे वो मैचुरेशन हो, चाहे वो लर्निंग हो, ये सब डेवलपमेंटल प्रक्रियाएं कही जाती हैं। क्या है? विकासात्मक प्रक्रियाएं हैं, विकास के अंदर आने वाली प्रक्रियाएं, विकास से जुड़ी हुई प्रक्रियाएं हैं, इंटर रिलेटेड हैं सब। डेवलपमेंटल प्रोसेसेस विकासात्मक प्रक्रियाएं हैं। क्या है? विकासात्मक प्रक्रियाएं हैं। विकास एक सतत प्रक्रिया है जिसमें विकास, परिपक्वता और सीखना शामिल है। बात सही है या नहीं? तो डेवलपमेंट, लर्निंग, मैच्योरिटी, ग्रोथ, डेवलपमेंट, लर्निंग, मैच्योरिटी, ग्रोथ, ये अभी हम यही डिस्कस कर रहे थे। इसका मतलब ये नहीं कि ग्रोथ के अंदर मैच्योरिटी है, मैच्योरिटी के अंदर ग्रोथ है, लर्निंग है, नहीं, ये सब डेवलपमेंट के अंदर है। ये कुल मिलाकर के कहना ये चाहता है कभी कि जो अधिगम है, परिपक्वता है, ग्रोथ है, ये सब डेवलपमेंट का ही पार्ट है। क्या है? डेवलपमेंट का ही हिस्सा है। इतनी बात क्लियर है? कोई दिक्कत, परेशानी, दर्द, समस्या इस बात को समझने में हो तो आप बता सकते हैं, नहीं तो आप अपने घर जा सकते हैं। ये राइम कर रहा था इसलिए बोल दिया मैंने, आप अपने ही घर पे हैं ऑलरेडी, आई नो इट, ठीक है ना। देखिएगा एक बार। तो अगर हम बात करें इसमें थोड़ा सा एक बार फिर भी अगर किसी को कंफ्यूजन है तो मैं बता देती हूँ कि इन सब में डिफरेंस क्या है मुख्य। देखिए, ये आपको पता है कि ये डेवलपमेंटल प्रोसेसेस है, यानी विकासात्मक प्रक्रियाएं, विकास से जुड़ी हुई है, विकास के अंदर ही आती हैं एक तरह से। ग्रोथ जो है वो है आपके शरीर में जो वृद्धि हो रही है, यानी परिवर्तन आ रहे हैं, आप की हाइट, वेट, शेप, साइज, क्वांटिटेटिव परिवर्तन, मात्रात्मक परिवर्तन है, स्ट्रक्चरल चेंजेस, आपकी संरचना में जो चेंजेस आ रहे हैं। मैच्योरिटी इज परिपक्वता। परिपक्वता क्या है? आप परिपक्व हो रहे हैं, पहले से बेहतर हो रहे हैं, या फिर हम कहें आपके अंदर जेनेटिक्स, जो जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो अनफोल्ड हो रहे हैं समय के साथ। आपके अंदर कुछ क्षमताएं हैं, कुछ विशेषताएं हैं जो निकल करके आ रही हैं, जैसे दांतों का निकलना, वो एक सर्टेन एज पे आएंगे, है ना। आपके जन्म से आपकी टांगे तो हैं, लेकिन चलने की क्षमता मैच्योरिटी जब हिट करेगी एक सर्टेन एज में आएगी, ठीक। तो मैच्योरिटी है जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स का अनफोल्ड होना समय के साथ। लर्निंग है एफर्ट प्लस प्रैक्टिस। जैसे मान लीजिए आपकी टांगों में जान आ गई मैच्योरिटी के कारण, अब आप खड़ा होना सीख गए, लेकिन आपको चलना सिखाया जाएगा, है ना। तो एफर्ट और प्रैक्टिस लगेगी कि साइकिल चलाना सीखने के लिए एफर्ट और प्रैक्टिस लगेगी, उसको हम लर्निंग कहते हैं। कि जब आप अभ्यास, प्रयास करते हैं तो उसको हम लर्निंग कहते हैं। तो लर्निंग, मैच्योरिटी इंटर रिलेटेड है। इवन ये सारे ही कॉन्सेप्ट आपस में जुड़े हुए हैं। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। अब एक डिबेट है, या कुछ डिबेट है साइकोलॉजी में, या एजुकेशनल साइकोलॉजी में, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी हम इसको कहेंगे, यानी विकासात्मक मनोविज्ञान, क्योंकि हम बच्चे के विकास के बारे में पढ़ते हैं। साइकोलॉजी के बहुत सारे प्रकार हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजी, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी, एजुकेशनल साइकोलॉजी, दुनिया भर के प्रकार हैं, जिसमें से एक डेवलपमेंटल साइकोलॉजी है, यानी बच्चे का विकास कैसे होता है ये हम डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में पढ़ते हैं। बात सही है? तो कॉन्टिन्यूअस डेवलपमेंट की जब हम बात कर रहे हैं, यानी सतत विकास की जब हम बात कर रहे हैं, किसकी? सतत विकास की जब हम बात कर रहे हैं, ये एक डिबेट है मनोविज्ञान की, कॉन्टिन्यूअस वर्सेस डिसकॉन्टिन्यूअस डेवलपमेंट। तो सतत एवं असतत या अनिरंतर विकास भी आप बोल सकते हैं। इसको हम कैसे देखेंगे? देखना एक बार। अगर हम बात करते हैं डेवलपमेंट, और देखिए बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों में ये बहस है जमानों से, और ये अंतहीन बहस है, मतलब ये एंडलेस है, चलती ही रहेगी।
ठीक है ना। तो अगर हम देखें यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस डेवलपमेंट की जब हम बात कर रहे हैं, तो कॉन्टिन्यूअस डेवलपमेंट आपका, कुछ लोग हैं जो ये मानते हैं, या बहुत सारे लोग हैं ये मानते हैं कि विकास एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है, यानी कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, डेवलपमेंट हमेशा चलता रहता है, लाइफ लॉन्ग चलता रहता है ना। क्या है ये? लाइफ लॉन्ग चलने वाली प्रक्रिया है और हमेशा चलता रहेगा। देखिए लाइफ लॉन्ग ऐसा नहीं है कि डिसकंटिन्यूअस वाले ये कह रहे हैं कि लाइफ लॉन्ग नहीं चलेगा, है ना। ये यहाँ पे शब्द गलत होगा, मैं अपना शब्द वापस लेना चाहूंगी, क्योंकि इससे ही यही मेन कंफ्यूजन का पॉइंट है। कई लोग यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, इसलिए वो शब्द यूज नहीं करेंगे हम। डेवलपमेंट क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव दोनों है, बोथ है, यानी गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों परिवर्तन डेवलपमेंट में आते हैं। यानी मेरी हाइट, वेट, शेप, साइज, तो जो भी ग्रोथ है वो सब तो डेवलपमेंट है ही। अभी तो हमने पढ़ा था कि डेवलपमेंट के अंदर ग्रोथ, लर्निंग, मैच्योरिटी, ये सब आ जाता है। तो जो ग्रोथ है वो तो वैसे ही डेवलपमेंट का पार्ट है। और क्वालिटेटिव चेंजेस यानी ऐसे परिवर्तन जो फंक्शनल चेंजेस है, प्रकार्यात्मक, जो आपकी फंक्शन करने में दिखेंगे, वो उनको आप माप पाएं जरूरी नहीं है। क्वांटिटेटिव चेंजेस को तो आप माप सकते हैं कि आपकी हाइट कितने सेंटीमीटर बढ़ गई, है ना। लेकिन क्वालिटेटिव चेंजेस की अगर हम बात कर रहे हैं, तो क्वालिटेटिव चेंजेस आपके क्वालिटी में चेंज है, यानी गुणात्मकता में चेंज है। यानी आपकी सोचने का जो ढंग है, वो मेरी सोच पहले से कितनी बेहतर हुई, ये जरूरी नहीं है कि आप माप पाएं। मेरा इमोशंस पे कितना कंट्रोल आया पहले से, ये जरूरी नहीं है कि आप माप पाएं। इसको क्वालिटेटिव चेंज कहेंगे, गुणात्मक परिवर्तन जो डेवलपमेंट में होता है। लेकिन डेवलपमेंट में दोनों ही परिवर्तन होते हैं, अगर ऑप्शन हो बोथ का तो आप बोथ मार्क करके आ सकते हैं, ठीक है ना। डिसकंटिन्यूअस डेवलपमेंट यानी असतत विकास, डिसकंटिन्यूअस डेवलपमेंट। अब देखिए कुछ मनोवैज्ञानिक जो कहते हैं ये सतत चलता है, यानी एक रेट से चलता रहेगा और हर दिन बढ़ते रहेंगे आप ऊपर की तरफ, है ना। एक सेम पेस पे चलेगा, कॉन्टिन्यूअस चलता रहेगा विकास, और जीवन भर तो चलते चलेगा, वो तो एक चीज यहाँ पे है ही। डिसकंटिन्यूअस वाले कहते हैं कि ये स्टेजेस में टूट करके चलता है, यानी इन्फेंसी, जन्म से 2 वर्ष जिसको हम कहते हैं, फिर आपका आ जाता है अर्ली चाइल्डहुड जिसको हम 2 से 6 वर्ष कह देते हैं, 6 से 12 आपका लेटर चाइल्डहुड, और 12 से 18 के बीच में आपका एडोलेसेंस। बात सही है नहीं है? तो अगर हम बात करते हैं यहाँ इन्फेंसी की, तो ये कह रहे हैं डिसकंटिन्यूअस है। डिसकंटिन्यूअस मतलब असतत है, टुकड़ों में टूट करके चलती है। यानी कुछ चीजों के चेंजेस आपके ये इस वाली स्टेज में आ जाएंगे इन्फेंसी में, कुछ चेंजेस हैं आपके जो 2 से 6 में आएंगे, जैसे भाषा का विकास, दांत वगैरह आपके, या चलना बेसिक शुरू कर देगा बच्चा, दांत निकलने शुरू हो जाएंगे जन्म से 2 वर्ष में, है ना। फिर नई स्टेज आएगी तो ये चेंजेस होंगे, ये लेटर डेवलपमेंट हो गया, इसमें ये चेंजेस होंगे कि बच्चा दौड़ने, भागने, स्पोर्ट्स वगैरह में अच्छा करने लगेगा। फिर एडल्टहुड आएगा या एडोलेसेंस आएगा। इसको इन्होंने वैसे देख लिया, अगर एडल्टहुड ये लिख रहे हैं तो उसका मतलब इन्होंने क्या किया है, चाइल्डहुड को एक ही मान लिया, अर्ली, और उसमें नहीं तोड़ा है, और फिर एडोलेसेंस आपका आया। तो बेसिकली इसको समझने की अगर हम बात करें, यहाँ अडल्टहुड हटा के हम एडोलेसेंस भी लिख सकते हैं। अभी इसकी एज पे मत जाइएगा क्योंकि इसमें नीचे अडल्टहुड लिखा हुआ है। समझने की बात पे आते हैं। डिसकंटिन्यूअस वाले ये कहेंगे कि स्टेजेस में टूट करके चलता है, जो विकास है वो अवस्थाओं में होता है ना, स्टेजेस में होता है, चरणों में होता है। अगर मैं कहूं चरणों में होती है विकास की प्रक्रिया। और वहीं अगर हम बात करते हैं कॉन्टिन्यूअस डेवलपमेंट की, तो ये सतत है, एक ऐसी प्रक्रिया है जो ऑनगोइंग है, चल रही है। जरूरी नहीं है कि एक दिन आप उठे और 2 साल के हो गए तो ये चेंज अब आप में आ ही जाएगा, वो कॉन्टिन्यूअस चलने वाली प्रक्रिया है, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें डिसकंटिन्यूअस की, तो ये चरणों में टूट टूट करके चल रही है, ये चरणों में टूट टूट करके चल रही है डिसकंटिन्यूअस की जो प्रक्रिया है। बात सही है नहीं है? तो अगर मैं बात करूं डिसकंटिन्यूअस डेवलपमेंट की, तो बहुत सारे मनोवैज्ञानिक हैं जो मानते हैं भाई स्टेजेस में होता है। जिस भी व्यक्ति ने स्टेज दी है, यानी कोलबर्ग हो गए या फिर आपके प्याजे हो गए, है ना, जो भी स्टेजेस में डेवलपमेंट की बात करते हैं वो कहेंगे डिसकंटिन्यूअस है विकास की प्रक्रिया। जो लोग जैसे वाइगॉत्स्की हैं, वो कोई एज नहीं देते, वो कह रहे हैं कॉन्टिन्यूअस है, एज मैटर नहीं कर रही उनके लिए उतनी, तो वो वाइगॉत्स्की कहेंगे। अभी इनकी थियरीज आप आगे जाकर के पढ़ेंगे, तो वाइगॉत्स्की कहेंगे कि भाई विकास की प्रक्रिया एक सतत प्रक्रिया है। वहीं प्याजे कहेंगे कि विकास की प्रक्रिया एक स्टेजेस में चलने वाली प्रक्रिया है, ठीक है। या कोहलबर्ग कहेंगे कि अभी उनकी थियरीज आप पढ़ेंगे, तो जो भी मनोवैज्ञानिक या डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट विकास को चरणों में तोड़ते हैं, वो कहते हैं कि विकास एक असतत प्रक्रिया है जो स्टेजेस में होती है। इसका मतलब ये नहीं कि फिर रुक जाएगी, स्टेज खत्म हो गई तो रुक गई, लेकिन स्टेजेस में टूट करके चल रही है। वहीं ये लोग जो हैं कॉन्टिन्यूअस मानने वाले विकास को लोग, वो कहते हैं कि ये लाइफ लॉन्ग है, और ऐसा नहीं है कि टुकड़ों में टूट करके नहीं चल रही है, ये एक ऑनगोइंग स्मूथ प्रोसेस है जो चलती जा रही है बिना स्टेजेस में टूटे। बस इतनी सी ही बात है, कोई ज्यादा इसमें स्ट्रेस लेने वाली बात नहीं है, ठीक। और ये अंतहीन बहस है, बहुत सारे लोग अलग अलग तरह से एग्जाम्पल देते हैं, ठीक है ना। ये कॉन्टिन्यूअस मानने वाले लोग कहेंगे कि भाई पेड़ जो है, कल आपने खाद डाला, पानी डाला, हवा दी, तो वो धीरे धीरे बढ़ जाएगा। हर दिन थोड़ी आप उसको मापते रहेंगे कि
ऐसा हो गया, ये हो गया, वो हो गया। लेकिन वहीं आप देखते हैं कुछ जीव, मैं इसका नाम नहीं याद कर पा रही हूँ, याद नहीं आ रहा है मुझे, कुछ जीव जो हैं वो आपके जैसे अंडा फूट करके निकलता है ना, तो वो वैसी स्टेजेस में होते हैं। तो जो स्टेजेस में मानते हैं वो इसको मानेंगे डिसकंटिन्यूअस, जो लोग कहेंगे विकास की प्रक्रिया को डिसकंटिन्यूअस, अगर कोई कह रहा है विकास की प्रक्रिया को, तो ये वाला एग्जांपल। और एक स्टेडी ग्रोथ जो है, एक लगातार जो चलने वाली ग्रोथ है, वो कॉन्टिन्यूअस अगर कोई मान रहा है तो ये वाला एग्जांपल यहाँ चलेगा। बात सही है नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं, समझते हैं चीजें। अगर हम बात करें तो ये कॉन्टिन्यूअस डेवलपमेंट सतत रूप से चले जा रहा है, ऐसा नहीं है कि स्टेजेस में टूट करके चल रहा हो। अब एक क्वेश्चन है इस मुद्दे पे, खैर कई बार आ चुका हैं क्वेश्चंस, तो ये एक क्वेश्चन आप देखिएगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। कैटरपिलर, एग्जैक्टली। तो कैटरपिलर जो है वो डिसकंटिन्यूअस के लिए एग्जाम्पल प्रदर्शित करने के काम आता है कि वो स्टेजेस में टूट करके उभरता है। ठीक है ना? चलिए फटाफट से बताइएगा, देखिए और बताइए, जवाब दीजिए। चलिए आगे बढ़े। तो अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे असर्शन और रीजन, ये वाले क्वेश्चंस पिछले कुछ सालों में इंट्रोड्यूस हुए हैं सीटेट में, यूपीएससी टाइप के एग्जाम्स में आते थे या नेट जेआरएफ टाइप के एग्जाम्स में आते थे। यहाँ नहीं आया करते थे, बट अब आने लगे हैं, समय के साथ लेवल जो है बढ़ता ही है एग्जाम का। तो असर्शन और रीजन, देखिए इसमें इसको देख के डरना नहीं है, पहली बात तो, है ना, आपने घबराना नहीं है। तो असर्शन और रीजन की जब आप बात करेंगे, असर्शन और रीजन की अगर आप बात कर रहे हैं, यानी अभिकथन कहते हैं असर्शन को हम, अभिकथन, अभिकथन और रीजन, कथन और कारण, कारण या कारक कह सकते हो आप। अब इसमें ए और आर, इसको हम बोल देते हैं ए और आर। ठीक, तो अगर हम बात कर रहे हैं, आपको इसमें सिंपली दो चीजें चेक करनी होती हैं। इसको स्टेटमेंट भी कह दिया जाता है कई जगह पे कि क्या ये सही है, फर्स्ट वाला। अच्छा, क्या ये सही है, ये आपको दोनों टेस्ट करने, इसमें 3 स्टेप हैं सिंपल। फर्स्ट स्टेप, ए को जांचो, क्या ये जो बात कही जा रही है वो सही है, आपने जो भी कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं उनके हिसाब से ये बात सही है कि मान लो डेवलपमेंट इज कॉन्टिन्यूअस लिखा है, तो हाँ ठीक है, होता है। देखिए ज्यादातर केस में आपको डेवलपमेंट को कॉन्टिन्यूअस ही मानना है, अनटिल अनलेस पियाजे या स्टेजेस की बात ना की गई हो, तो है ना। रीजन की जब हम बात कर रहे हैं, फिर आपने रीजन चेक किया, तो फर्स्ट स्टेप में आपने ये असर्शन चेक किया कि सही है कि नहीं है। सेकेंड स्टेप में आपने रीजन चेक किया उसका। अब थर्ड स्टेप आपको बताएगा, थर्ड स्टेप आपको बताएगा क्या ये ए जो है इस आर के लिए ठीक है या नहीं है ना। इट्स लाइक रोहित रीना के लिए ठीक है या नहीं है, कि रोहित बहुत बढ़िया इंसान है अपने आप में, अपने जीवन में, रीना बहुत बढ़िया इंसान है, लेकिन ये हो सकता है कि रीना रोहित के लिए बढ़िया ना हो,
या फिर रोहित रीना के लिए बढ़िया ना हो। तो आपको एक दूसरे के साथ इनकी कंपेटिबिलिटी भी चेक करनी होती है। ये क्वेश्चन जब आप प्रैक्टिस करेंगे और एक बार इसके गेम को समझ जाएंगे तो आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। अभी शुरुआत में आपको दिक्कत होगी, ऑफ कोर्स। हम पहले दिन दौड़ने नहीं लगते जब हमारा जन्म होता है। पहले हम सिंपल खड़े होना सीखते हैं, चलना सीखते हैं, दौड़ना सीखते हैं, तब जाकर के बात बनती है। तो ठीक है, आपके जब कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होते हैं तो ये वाले क्वेश्चंस आपको उतना परेशान नहीं करेंगे, प्लस जब आप प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है ना। तो अजर्शन की जब हम बात कर रहे हैं, अभिकथन की जब हम बात कर रहे हैं, तो अजर्शन पहले आपको ये चेक करना है कि अजर्शन अपने आप में ठीक है कि नहीं है, फिर ये रीजन अपने आप में एक स्टेटमेंट के तौर पे ठीक है कि नहीं है, फिर ये रीजन इसके लिए सही है या नहीं है, ये इसका सही रीजन है कि नहीं है इस स्टेटमेंट का। तो अब एक बार चेक कर लेते हैं, यही 3 स्टेप प्रोसेस फॉलो करके। अजर्शन क्या है? देयर इज नो ऑब्जेक्टिवली डिफाइनेबल मूवमेंट व्हेन अ चाइल्ड एंटर्स मिडिल चाइल्डहुड और एडोलेसेंस। बेसिकली ये कह रहे हैं वह कोई उद्देश्यात्मक निश्चित क्षण नहीं होता जब कोई बच्चा मध्य बाल्यावस्था या किशोरावस्था में प्रवेश करता है। मतलब क्या हुआ इस बात का? मतलब ये है कि एक अचानक से 2 साल की उम्र हुई, आपका जन्मदिन हुआ और आपने सारी समझ एक साथ से डाउनलोड हो गई कहीं से। ऐसा थोड़ी होता है कि एक क्षण है कि अब आपके अंदर आप एडोलेसेंस में एंटर कर गए और कल पीरियड शुरू हो जाएंगे। भाई हो सकता है किसी लड़की को जो है 12 साल में हो, किसी को 13 में हो, किसी को 10 में भी हो सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि एडोलेसेंस हिट करने का कोई एक पर्टिकुलर मूवमेंट है। ये बात सही है या नहीं है? बिल्कुल सही है। ये बात किसके मुताबिक सही है? जो विकास को कॉन्टिन्यूअस मानते हैं उनके मुताबिक सही है कि भाई ये तो एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। ऐसा थोड़ी कि इस स्टेज में 2 से 6 वर्ष में तो ये एक पर्टिकुलर दिन होगा जब वो कैटरपिलर फूट करके निकलेगा। तो डिसकंटिन्यूअस वाले मानेंगे कि नहीं एक मूवमेंट होता है, जबकि कॉन्टिन्यूअस वाले मानेंगे कि भाई एक मूवमेंट नहीं है, ये तो एक प्रोसेस का पार्ट है। बात तो सही है, ट्रू है। रीजन क्या दिया है इसका? डेवलपमेंट इज कॉन्टिन्यूअस इन नेचर, यानी विकास जो है वो प्रकृति में निरंतर होता है। ये बात एकदम सही है और ये बात इस बात को जस्टिफाई करती है, यानी ये रीजन इस असर्शन के लिए, इस स्टेटमेंट के लिए भी सही है, ठीक है ना। तो ए इज ट्रू, आर इज ट्रू। भाई रोहित भी सही है, रीना भी सही है और एक दूसरे के लिए भी सही है, क्योंकि इसी के बारे में बात यहां चल रही थी। तो बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। इसमें 2-3 केस बनते हैं, हो सकता है आर फॉल्स हो सकता है ए फॉल्स हो, दोनों फॉल्स हो, या फिर दोनों सही हो लेकिन रीजन ए के बारे में बात ना कर रहा हो, कोई तीसरी ही बात कर रहा हो। तो उस हिसाब से सी ऑप्शन हो जाएगा। एक सवाल और है आपके सामने इस चीज को लेकर के, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेवलपमेंट, यानी विकास के संदर्भ में कौन सी एक बात सही नहीं है। विकास के संदर्भ में कौन सी बात सही नहीं है, आपको यह पहचाननी है। फटाक से बताएंगे आप, विकास के संदर्भ में कौन सी बात सही नहीं है। चलिए आगे बढ़े। चलिए ए ऑप्शन आप लोग कह रहे हैं, चलिए देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। देखिए नॉट लिखा हो, एक्सेप्ट लिखा हो, यानी सिवाय, ठीक है। तो आपको ध्यान से जवाब देना होता है, आसान होता है सवाल लेकिन कई बार आप उलझ जाते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेवलपमेंट, यानी विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। तो डेवलपमेंट प्रोसीड्स इन अ डिसकॉन्टिन्यूअस मैनर, यानी विकास जो है वो एक अनिरंतर तरीके से आगे बढ़ता है। हाँ ये सही भी हो सकता है, बट मैंने जैसा कि कहा आपको कि आपको ज्यादातर केसेस में यही मानना है कि विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, कॉन्टिन्यूअस है, जब तक प्याजे की बात ना हुई हो, ठीक है ना।
अंकिता किस सब्जेक्ट की बात कर रहे हो? चिल्ड्रन डेवलप एट डिफरेंट रेट्स, ये बात एकदम सही है। अभी हम प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट पढ़ेंगे एक आध क्लास, नेक्स्ट क्लास में जहां तक है। तो रेट्स में अंतर होता है। दो बच्चे सेम उम्र के हैं, यानी दो बच्चे हैं जो 2-2 साल के हैं, कजन्स हैं, बहन भाई, तो खैर सेम एज के नहीं हो सकते, पॉसिबिलिटी नहीं है अनटिल अनलेस, समझ रहे हैं आप, ये पुराने वाला सिस्टम ना हो जहाँ के जो है पॉलीगैमी, पॉलीगैमी बोलते ना, हाँ पॉलीगैमी चल रही है कि भैया मल्टीपल वाइफ्स हैं एक व्यक्ति की, है ना। तो या फिर ऑपोजिट तो ट्रू नहीं हो पाएगा, मतलब ये वाला केस नहीं बनेगा। तो सेम उम्र के जो है आपके कजन्स हो सकते हैं, आपकी बुआ के, आपके चाचा के, आपके मामा के बच्चे, आपके पड़ोसी का बच्चा, है ना, आपके दोस्त के बच्चे। तो मान लीजिए 2 बच्चे हैं जो एकदम लगभग सेम ही समय पे पैदा हुए हैं, तो 2-2 साल के हैं दोनों, लेकिन एक जल्दी बोलना शुरू कर देगा, एक जल्दी चलना शुरू कर देगा, तो अंतर रेट में पाया जाता है, दर में भिन्नता होती है। ये बात एकदम सही है, ये बात को गलत हम नहीं कह सकते। ठीक। डेवलपमेंट इज अ रिजल्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन ऑफ नेचर एंड नर्चर। नेचर एंड नर्चर हम बोलते हैं हेरिडिटी और एनवायरमेंट को। ये अपने आप में एक टॉपिक है, यानी आपकी जेनेटिक्स ज्यादा महत्वपूर्ण है कि एनवायरमेंट, दोनों ही महत्वपूर्ण है, दोनों का ही जो है कॉम्प्लेक्स जटिल संपर्क या इंटरेक्शन है, अंतःक्रिया है, विकास जो है रिजल्ट है हेरिडिटी और एनवायरमेंट के मिलने का, ये बात सही है। डेवलपमेंट इज रिलेटिवली ऑर्डरली, यानी विकास जो है अपेक्षाकृत रूप से स्थायी होता है, व्यवस्थित होता है, ऑर्डर में चलता है कि बच्चा पहले पहले उसके जो है दूध के दांत आएंगे, फिर पक्के दांत आएंगे, ये क्या है, एक ऑर्डर है कि बच्चा पहले गर्दन संभालना सीखेगा, फिर बैठना सीखेगा, फिर खड़े होना सीखेगा, फिर चलना सीखेगा। इट्स एन ऑर्डर, इट्स अ सीक्वेंस, है ना, एक क्रमिक प्रक्रिया है, बेसिकली प्रोग्रेशन है यहाँ पे। ठीक। तो डेवलपमेंट प्रोसीड्स इन अ डिसकंटिन्यूअस मैनर, यानी विकास एक अनिरंतर तरीके से होता है। यही बात यहाँ पे गलत लग रही है, क्योंकि ये जब तक आपका प्याजे व्याजे ना लिखा हो या डिसकंटिन्यूटी और कंटिन्यूटी की बहस ना हो, तब तक आपको यही मानना है कि विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अनिरंतर को अपने आप से सही नहीं मान लेना है, वो एक्सेप्शनल केस है। ठीक है ना। तो इसलिए यही गलत है, और जो गलत है वही सही है, क्योंकि पूछा ही गलत था। अब आता है डेवलपमेंटल प्लास्टिसिटी का एक कॉन्सेप्ट। डेवलपमेंट में प्लास्टिसिटी इन डेवलपमेंट या न्यूरोप्लास्टिसिटी भी इसके अंदर एक कॉम्प्लेक्स, यानी इतना कॉम्प्लेक्स है कि आप ये नहीं बता पाएंगे कि ये चीज सिर्फ हेरिडिटी की वजह से है या सिर्फ एनवायरमेंट की वजह से। अगर दोनों नहीं मिलेंगे, दोनों का इंटरेक्शन नहीं होगा, मान लीजिए मेरे अंदर बहुत अच्छी क्षमता थी एक अच्छा शिक्षक बनने की या शिक्षिका बनने की, अगर आप इसको जेंडर के टर्म में देख रहे हैं तो अब ये जब तक एक बेसिक ट्रेनिंग मिली, पेरेंट्स टीचर्स रहे, एनवायरमेंट थोड़ा बहुत तो मिला ही होगा ना। ठीक है, मैंने खुद बहुत सारी मेहनत भी की होगी, लेकिन एनवायरमेंट अगर बिल्कुल मिलता ही नहीं, मान लो मैं एसएससी की तैयारी कर रही होती, तो कैसे मैं आपको एजुकेशनल साइकोलॉजी पढ़ाती आउट ऑफ नोवेयर। ठीक है ना। तो बेसिकली एनवायरमेंट का मिलना, आपके जेनेटिक मेकअप है, ठीक है, जेनेटिक एस्पेक्ट है। मान लीजिए मैं स्पोर्ट्स में भी अच्छी थी, उसमें शायद उतना एनवायरमेंट नहीं मिल पाया, मौके नहीं मिले, तो उस तरफ चीजें नहीं बन पाई। तो डेवलपमेंट प्रोडक्ट है हेरिडिटी और एनवायरमेंट दोनों का। तो जेनेटिक बहुत सारी क्षमताएं आपके अंदर हो सकती हैं, लेकिन अगर एनवायरमेंट में वो मौके मिलेंगे ही नहीं, तो वो कहां से फिर डेवलपमेंट के एक फुल्ली वो कैसे निकल करके आएगा। प्लास्टिसिटी हम बोलते हैं नमनीयता को, यानी हमारे अंदर चेंज होने की क्षमता होती है, इसको हम प्लास्टिसिटी कहते हैं, नमनीयता। बात सही है, इतनी बात क्लियर है। चलो अभी तो आप सीटेट में पढ़ रहे हैं, यहाँ तो मैथ्स रीजनिंग, मतलब मैथ्स आता है, रीजनिंग तो आती नहीं है। कोई भी बैच ले सकते हो आप, ठीक है ना। तो अगर हम देखेंगे नमनीयता की, जब हम बात कर रहे हैं, तो नमनीयता या फिर प्लास्टिसिटी बेसिकली हमारे अंदर अडेप्ट करने की, हमारे ब्रेन के अंदर, बॉडी के अंदर अडेप्ट करने की क्षमता होती है इन रिस्पॉन्स टू एनवायरमेंट। एनवायरमेंट में हम जिंदगी भर अडेप्ट कर सकते हैं। एक्सपीरियंसेस जैसे जैसे हमें मिलते जाएं, जैसा एनवायरमेंट है उसके प्रति हम अडेप्ट करते रहते हैं। जो लोग सर्दियों में रहते हैं, देखते हैं आप, एक अलग तरह से अडेप्ट कर लेते हैं। जो लोग बहुत गर्मी वाले प्रदेश में या जगहों पे रहते हैं, वो अलग तरह से अडेप्ट कर लेते हैं। इतनी बात क्लियर है? कोई दिक्कत, परेशानी, दर्द, समस्या इस बात को समझने में हो तो आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है, बात इतनी बात क्लियर है? तो अगर हम बात करते हैं यहाँ अडेप्ट करने की, यानी एनवायरमेंट के प्रति आप अडेप्ट कर सकते हैं। ये जो क्षमता है कि मनुष्यों में ये क्षमता है कि वो अपने एनवायरमेंट के प्रति चेंज होते रह सकते हैं, चेंज होने की क्षमता है उनके दिमाग में और उनके शरीर में इन रिस्पॉन्स टू देयर एनवायरमेंट। ठीक है, इसी को प्लास्टिसिटी कहते हैं। यानी आपके ब्रेन और बॉडी में, आपके ब्रेन और बॉडी में चेंजेस की क्षमता है, अडेप्ट करने की, समय के साथ बदलने की क्षमता है ना, चेंज करने की। ठीक है,
नहीं यार, सीटेट तो अब दिसंबर में ही होगा, उससे पहले तो मुश्किल है, अब तो है ही नहीं ऑप्शन। जुलाई अगस्त में देखो अगर नोटिफिकेशन आ जाए तो। ठीक, तो अगर हम देखते हैं यहाँ प्लास्टिसिटी या नमनीयता की जब हम बात कर रहे हैं, तो अडेप्ट करने की जो क्षमता है एनवायरनमेंट के प्रति, आपके ब्रेन और बॉडी दोनों की। आपने देखा आज आपके माँ बाप व्हाट्सएप भी चला रहे हैं, यूट्यूब भी चला ले रहे हैं, इंस्टाग्राम भी चला रहे हैं, यानी कुछ माँ बाप ने ज्यादा अडेप्ट किया, कुछ शायद अभी भी कम कर पा रहे होंगे, ठीक है ना। तो ये आपके माइंड में अडेप्ट करने की क्षमता है, नई नई चीजें सीखते रहने की क्षमता है। ऐसे ही आपकी बॉडी में भी अडेप्ट करने की क्षमता है, यदि आप उसको वो एनवायरनमेंट दे रहे हैं तो, ठीक है ना। तो प्लास्टिसिटी यही कहती है कि जैसे इलास्टिक होती है ना, आप कहते हैं रबर बैंड जैसे मैंने लगाया हुआ है बालों में, आप भी यूज करते होंगे घर पे, या कुछ रबर कई बार कुछ लगाने के लिए आप यूज करते हैं रबर बैंड का, या फिर तो वो जो रबर बैंड है मान लीजिए स्पेशली जो कपड़े वाला है, तो काफी इलास्टिसिटी होती है उसमें, जो वैसे वाला नॉर्मल वाला वो तो टूट जाता है। तो इलास्टिसिटी वाला ही कॉन्सेप्ट है कि प्लास्टिक मतलब जैसे ये शेल्फिन शीट बोलते थे ना इसको, कि वो थोड़ी सी खींचने की इसमें क्षमता होती है, यानी आगे तक अडेप्ट कर सकती है, एनवायरनमेंट के हिसाब से चेंज होने की क्षमता है, जैसे आपकी इलास्टिक में होती है ना। तो यही प्लास्टिसिटी है कि आपके ब्रेन और आपके बॉडी में क्षमता है समय के साथ अडेप्ट करने की, एक्सपीरियंसेस के आधार पे बदलने की क्षमता है। अब ये क्षमता कुछ एस्पेक्ट्स में, जैसे बॉडी के या दिमाग के एस्पेक्ट में कुछ क्रिटिकल पीरियड्स होते हैं जिस दौरान ये क्षमता बहुत ज्यादा होती लाइफ लॉन्ग है, अगर आप चाहें तो चेंज करते रह सकते हैं। लेकिन जो डेवलपमेंटल ईयर्स हैं आपके, यानी 2 से 6 वर्ष में अर्ली चाइल्डहुड कहते हैं जिसको, उस दौरान आपके अंदर परिवर्तन की, जो आपके अंदर भाषा को सीखने की बहुत ज्यादा क्षमता होती है, कई कई भाषाएं बच्चे सीख लेते हैं, बड़े होकर के थोड़ी भाषा सीखना मुश्किल होता है कंपैरेटिवली, ठीक है ना। और अगर हम बात कर रहे हैं, नहीं निवेदिता सॉफ्ट कॉपी मिलेगी यार, 1000 रुपए कोर्स में क्या क्या चाहते हो, घर पे हार्ड कॉपी भी भिजवा दें, उससे महंगा तो वो पड़ जाएगा। न्यूरोप्लास्टिसिटी, तो हाँ, तो एक क्रिटिकल पीरियड होता है प्लास्टिसिटी की जब हम बात कर रहे हैं, तो एक क्रिटिकल पीरियड होता है जब एनवायरनमेंट अगर आपको अच्छा मिलता है तो आप फटाफट से अडेप्ट कर लेते हैं, बाकी जीवन भर आप अडेप्ट करते रह सकते हैं, आपके ब्रेन बॉडी में ये क्षमता है। तो प्लास्टिसिटी मतलब ब्रेन और बॉडी दोनों की बात हो रही है। जब बात हम न्यूरोप्लास्टिसिटी की कर रहे हैं, तो ये प्लास्टिसिटी के ही अंदर एक पार्ट हो गया, है ना, न्यूरोप्लास्टिसिटी जिसको हम कह रहे हैं। न्यूरोप्लास्टिसिटी क्या है? न्यूरोप्लास्टिसिटी है आपका मस्तिष्क से संबंधित, न्यूरॉन्स से, नर्वस सिस्टम आपका, ब्रेन आपका, उसमें परिवर्तन होने की क्षमता, वो न्यूरोप्लास्टिसिटी। आपके न्यूरॉन्स जो हैं जीवन भर उनमें विस्फोट हो करके नए नए न्यूरल पाथवेज बनते रहते हैं। जब आप कोई इंस्ट्रूमेंट सीख रहे हैं, पियानो सीख रहे हैं, तो एक सर्टेन पाथवेज हैं आपके ब्रेन में जो स्ट्रांग हो रहे हैं। जब आप जिम कर रहे हैं या आप बॉल फेंक रहे हैं, तो सर्टेन पाथवेज हैं, सर्टेन न्यूरॉन्स हैं, बॉडीली एस्पेक्ट्स हैं जो स्ट्रांग हो रहे हैं, ठीक है ना। अगर हम देखें यहाँ पे, तो न्यूरोप्लास्टिसिटी, हाउ एक्सपीरियंस चेंजेस द ब्रेन, इट्स अबाउट द ब्रेन। और प्लास्टिसिटी में बॉडी में भी चेंज होने की हमेशा क्षमता होती है, वो तो दोनों आ जाएंगे। न्यूरोप्लास्टिसिटी में ब्रेन के चेंज होने की क्षमता की बात हो रही है। तो अनुभव मस्तिष्क को कैसे बदलता है, ये न्यूरोप्लास्टिसिटी कहती है कि आप के अंदर अनुभव के साथ बदलने की क्षमता होती है, ये आपका ब्रेन जो है अडेप्ट कर सकता है, ये बात न्यूरोप्लास्टिसिटी कह रही है। इतनी बात ठीक है? कोई दिक्कत परेशानी दर्द समस्या इस बात को समझने में हो रहा हो तो आप बता सकते हैं। एक क्वेश्चन है आपके सामने, अब आप एक बार ये क्वेश्चन इससे संबंधित कर लेंगे तो आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा इस टॉपिक को लेकर के। 7:30 की क्लास यार मैं कोशिश तो पूरी करूंगी, हालांकि अभी भी मतलब क्योंकि उतने दिनों से अभी मैं नई क्लासेस ले रही हूँ, तो उतनी थकान थोड़ा जल्दी महसूस हो रही है मुझे, तो 1-8% चांस है कि मैं ऑफ कर दूं, क्योंकि 6 बजे भी मेरी एक क्लास है। तो नहीं तो पूरी कोशिश करूंगी कि 7:30 भी मैं आपके साथ जुड़ूं आज। नहीं, इलास्टिसिटी में देखो, प्लास्टिसिटी में वो इलास्टिक एस्पेक्ट होगा, उसको लिटरली इलास्टिसिटी नहीं कहेंगे। इलास्टिसिटी इज सिंपल कि कितना आप खींच सकते हैं किसी चीज को। प्लास्टिसिटी में अडेप्ट करने की क्षमता भी है। इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि आप स्ट्रेच कितना कर रहे हैं, वो जस्ट एक एग्जांपल है कि जैसे वो इलास्टिसिटी में चीजें जो है चेंज की क्षमता होती है एक सर्टेन लेवल तक, ऐसे ही प्लास्टिसिटी जो है उसमें भी चेंज की क्षमता होती है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन का जवाब दे दूं मैं, 1 सेकंड बैठ जाती हूँ, 1 मिनट।
देखिएगा, अगर हम बात करते हैं यहाँ राहुल गुप्ता सी कह रहे हैं ज़्यादातर लोग जो हैं, इन द फील्ड ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट यानी बाल विकास के क्षेत्र में द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रेन प्लास्टिसिटी यानी ब्रेन प्लास्टिसिटी स्पेसिफिकली लिखा है कि मस्तिष्क नमनीयता। प्लास्टिसिटी लिखा हो तो समझ जाओ बॉडी और माइंड दोनों की बात हो रही है। जब ब्रेन प्लास्टिसिटी लिखा है तो यानी इट्स अबाउट ब्रेन ओनली या माइंड के लेवल पे चेंज की बात हो रही है। प्लास्टिसिटी इटसेल्फ शोज अस कि चेंज की बात कर रहे हैं, अडेप्ट करने की क्षमता की बात कर रहे हैं कि जो आपके अंदर होती है। ठीक, तो चाइल्ड डेवलपमेंट में अगर हम कॉन्सेप्ट देखें ब्रेन प्लास्टिसिटी का तो हमें क्या दर्शाता है ये? फर्स्ट ऑप्शन है ओनली हेरिडिटी इन्फ्लुएंसेस डेवलपमेंट नॉट एनवायरनमेंट, यानी केवल आनुवांशिकता ही विकास को प्रभावित करती है, वातावरण नहीं करता। ये ऐसा कहना एकदम गलत होगा कि सिर्फ हेरिडिटी ही प्रभावित करती है। एनवायरनमेंट और हेरिडिटी के बिना किसी भी चेंज का होना संभव नहीं है। वो दोनों इंटरेक्ट तो कर ही रहे होते हैं किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे। डेवलपमेंट प्रोसीड्स एट सेम रेट अमॉन्ग ऑल इंडिविजुअल। सेम रेट पे नहीं चल सकता, रोबोट्स हो जाएंगे। नहीं तो हम अभी बताया था 2 बच्चे हैं अगर 2 साल के तो जरूरी नहीं है दोनों में सेम गति से दांत निकलें, सेम तरह से बोलना शुरू कर दें, सेम नंबर ऑफ वर्ड्स बोलें, है ना। कोई चलना पहले शुरू कर देगा, कोई बोलना पहले शुरू कर देगा। एंटायर पीरियड ऑफ चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस इज अ सेंसिटिव पीरियड ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। इसी की हम बात कर रहे थे कि क्रिटिकल पीरियड होता है आपके दिमाग और शरीर के विकास के लिए, जब आपके अंदर चेंजेस की या अडेप्ट करने की क्षमता ज्यादा होती है बड़ी उम्र के मुकाबले। डेवलपमेंट इन वन डोमेन डजंट इन्फ्लुएंस डेवलपमेंट इन अनदर डोमेन, ये कहना गलत होगा। भाई अगर आपके शरीर में बीमारी है या शरीर महसूस अच्छा नहीं कर रहा तो दिमाग पे भी उस चीज का असर पड़ता है। ठीक है जी। तो एंटायर पीरियड ऑफ चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस इज अ सेंसिटिव पीरियड ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी जो पूरा पीरियड है बाल्यावस्था और किशोरावस्था का, वो संज्ञानात्मक विकास के लिए संवेदनशील अवस्था है। यानी आपके संज्ञान का विकास जो है वो जो पूरा चाइल्डहुड का और एडोलेसेंस का टाइम है, यानी लगभग 18 वर्ष तक एक सेंसिटिव पीरियड है कि आपका दिमाग जो है बहुत अच्छे से अडेप्ट कर पाएगा, बहुत जल्दी चीजें सीख पाएगा। ये एक सेंसिटिव पीरियड है न्यूरोप्लास्टिसिटी की दृष्टि से भी। ऐसा नहीं है इसके बाद बंद हो जाएगा सीखना, सीखने की क्षमता आप में हमेशा है, लेकिन ये पीरियड क्रिटिकल या सेंसिटिव पीरियड कहलाएगा। अच्छा, 2 प्रकार की जो है प्लास्टिसिटी होती हैं जो हम पढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ प्लास्टिसिटी, टाइप्स ऑफ ब्रेन प्लास्टिसिटी अगर मैं कहूँ, है ना, यानी न्यूरोप्लास्टिसिटी भी आप इसको कह सकते हैं। व्हाट इज न्यूरोप्लास्टिसिटी या ब्रेन प्लास्टिसिटी? ब्रेन्स एबिलिटी टू चेंज एंड अडेप्ट, आपके ब्रेन की चेंज होने की या चेंज करने के एनवायरनमेंट के आधार पे क्षमता जो है वो ब्रेन प्लास्टिसिटी कहला रही है अर्चना। अब ये 2 प्रकार की होती है, बहुत आसानी से समझ जाएंगे आप। स्ट्रक्चरल प्लास्टिसिटी यानी संरचनात्मक नमनीयता। क्या है? संरचनात्मक नमनीयता, संरचनात्मक नमनीयता, संरचनात्मक नमनीयता, बात सही है। फंक्शनल प्लास्टिसिटी, प्रकार्यात्मक नमनीयता, प्रकार्यात्मक नमनीयता, कार्यात्मक नमनीयता। तो स्ट्रक्चरल प्लास्टिसिटी की यदि हम बात करें तो एक्सपीरियंसेस और मेमोरीज चेंज अ ब्रेन्स फिजिकल स्ट्रक्चर। अगर कोई ट्रॉमेटाइजिंग एक्सपीरियंस आपका रहा है, आपने एक्सीडेंट देख लिया, मैंने कोई तो मूवी देखी थी दिल से, शाहरुख खान और मनीषा कोइराला जो है उसमें थे, तो वो टेररिस्ट होती हैं जो है उसमें मनीषा कोइराला, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो उन्होंने बचपन में अपनी सिस्टर का रेप होते हुए देखा। ये ऐसा एक्सपीरियंस है जो किसी के ब्रेन स्ट्रक्चर तक को चेंज कर सकता है, ट्रॉमेटाइजिंग एक्सपीरियंस है। आपने अपने पेरेंट्स को गोली लगते हुए मरते हुए देख लिया, किसी वॉर की सिचुएशन कोई बच्चा ऐसा रहा होगा, इंडिया पाकिस्तान अलग हुए तो उस समय जो लोगों के एक्सपीरियंसेस रहे, जिसका सामान जहाँ रह गया, कोई इधर रह गया, कोई रिलेटिव उधर रह गया, है ना। तो अगर हम बात करें यहाँ पे तो एक्सपीरियंसेस और मेमोरीज चेंज अ ब्रेन्स फिजिकल स्ट्रक्चर, यानी जो अनुभव हैं, जो मेमोरीज हैं, किसी लव्ड वन की डेथ हो गई तो वो आपके ब्रेन को चेंज करते हैं। क्या करते हैं? चेंज करते हैं। तो एक्सपीरियंसेस और मेमोरीज चेंज अ ब्रेन्स फिजिकल स्ट्रक्चर, जो आपके अनुभव होते हैं और जो आपकी यादें होती हैं, मेमोरीज होती हैं, वो आपके फिजिकल स्ट्रक्चर को चेंज करने की क्षमता रखते हैं। आपके ब्रेन में जो फिजिकल स्ट्रक्चर है, कहाँ से कौन सा केमिकल क्या होगा, वो फिजिकल स्ट्रक्चर तक चेंज हो सकता है कि आपका एमिगडाला का जो है साइज कम और ज्यादा, या हिपोकैम्पस, मतलब जो स्ट्रेस लेने वाले एरियाज हैं वो बढ़े हुए हैं, कम हैं, तो ये डिपेंड करेगा आपके एक्सपीरियंसेस पे भी। तो ब्रेन का स्ट्रक्चर तक चेंज होने की क्षमता है, उसको हम कह रहे हैं स्ट्रक्चरल प्लास्टिसिटी। ठीक है ना, जो आपकी मेमोरीज हैं या एक्सपीरियंसेस हैं वो स्ट्रक्चर में भी चेंज ला सकते हैं आपके ब्रेन के। फंक्शनल प्लास्टिसिटी क्या है? प्रकार्यात्मक नमनीयता। ब्रेन फंक्शंस मूव फ्रॉम डैमेज्ड एरिया टू अनडैमेज्ड एरिया। देखिए, फंक्शनल मतलब स्ट्रक्चर का मतलब है आपके स्ट्रक्चर में चेंज आ गया, कोई घटना घट गई, मान लीजिए स्ट्रक्चर में चेंज आ गया,
कोई केमिकल से आप इम्पैक्ट हो गए, एक पार्ट आपका ब्रेन का डैमेज हो गया। वहीं अगर हम बात कर रहे हैं फंक्शनल प्लास्टिसिटी की, तो स्ट्रक्चर भी चेंज होते रह सकता है। कहते हैं ऐसी रिसर्चर्स भी हैं कि जो लोग मेडिटेट करते हैं उनके ब्रेन में जो है जो एमिगडाला ही होता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो वो जो स्ट्रेस लेने वाला पार्ट है उनका कम होता जाता है, वो स्ट्रक्चर में चेंज आ जाता है उनके ब्रेन के। तो ये हो गई स्ट्रक्चरल प्लास्टिसिटी। फंक्शनल प्लास्टिसिटी क्या है भाई? फंक्शन करने की क्षमता ब्रेन की। मान लीजिए एक्सीडेंट में कोई एक एरिया डैमेज हो गया, अब वो एरिया का जो काम है ब्रेन में वो दूसरे एरिया में शिफ्ट हो जाएगा। जैसे आप राइट हैंड से लिखते थे, अब राइट हैंड नहीं रहा किसी कारणवश, तो आप लेफ्ट से लिख सकते हैं। आपने सुना होगा किसी व्यक्ति के हाथ नहीं है, वो पैर से लिखना सीख गया, तो वो उस एरिया से जो काम होने वाला था वो दूसरे एरिया पे शिफ्ट हो गया। ये मैं बॉडी प्लास्टिसिटी का एग्जांपल दे रही हूँ, ऐसे ब्रेन का भी है कि ब्रेन का एक एरिया मान लो कोई काम करता था, स्ट्रोक हुआ, कुछ हुआ, वो एरिया जो है कोई पार्ट निकालना पड़ा या डैमेज हो गया, तो अब वो थोड़ा बहुत अंतर के साथ दूसरे एरिया में शिफ्ट हो जाएगा वो काम। तो ब्रेन में चेंज होते रहने की क्षमता है। तो ये है कहानी आपकी। यहाँ पे एक क्वेश्चन और है आपके सामने, फिर हम आज की बात को समाप्त करेंगे और ये वाला टॉपिक आपका खत्म हो जाएगा। कल एक नया टॉपिक लेकर के आपके सामने आएंगे हम, मतलब इसी से संबंधित नेक्स्ट क्लास। ठीक है, फटाफट से बताओ। बिल्कुल वैलिड होगा यूपी में एमपी डीएलएड भाई हेमंत। स्ट्रक्चर मतलब आपके ब्रेन के स्ट्रक्चर में कोई चेंज हो रहा है। Which point of view is supported by the theorists believing in plasticity of development? यानी विकास की नम्यता में विश्वास रखने वाले सिद्धांतकारी निम्न में से किस दृष्टिकोण को मानते हैं? बताइए, फटाफट से बताइए। क्या कह रहे हो कृतिका, क्या समस्या आ रही है आपको? जवाब दीजिए बहुत ही जल्दी। थैंक यू अंश, धन्यवाद आपका। देखिए, विच पॉइंट ऑफ व्यू इज सपोर्टेड बाय द थियरिस्ट बिलीविंग इन प्लास्टिसिटी ऑफ डेवलपमेंट। जो थियरिस्ट ये मानेंगे कि विकास में नम्यता का कॉन्सेप्ट लागू होता है, यानी चेंजेस होते रह सकते हैं आपके ब्रेन और बॉडी में जीवन भर। वो क्या कहेंगे? ओनली नेचर डिटरमिन्स डेवलपमेंट, कि सिर्फ स्वभाव नहीं, यहाँ पे लिखना चाहिए इनको प्रकृति। नेचर मतलब हेरिडिटी, सिर्फ आनुवांशिकता ही विकास को निर्धारित करती है? नहीं, सिर्फ नहीं, दोनों को चाहिए, दोनों चाहिए, हेरिडिटी और एनवायरमेंट दोनों चाहिए, तब जाके विकास होता है। नर्चर इन्फ्लुएंसेस डेवलपमेंट, नहीं, नर्चर हो गया सिर्फ एनवायरमेंट। सिर्फ एनवायरमेंट, अगर मान लीजिए आपका एक आईक्यू ही एक सर्टेन लिमिट से कम है, तो कैसे काम चलेगा भाई? आप सर्टेन चीजें बढ़ा भी नहीं पाएंगे बच्चे को, तो नर्चर जो है वो प्रॉब्लम है। डेवलपमेंट इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूस, यानी विकास हमेशा चलता रहता है, ये बात एकदम सही है। डेवलपमेंट इज ऑलवेज डिसकॉन्टिन्यूस, ये नहीं कह सकते, क्योंकि प्लास्टिसिटी तो ये कह रही चेंज होने की क्षमता है आप में लगातार। तो जो विकास की प्रक्रिया है वो चलती रहेगी, हमेशा निरंतर है। कुछ एक पर्टिकुलर एज होगी जिसमें, जैसे सेंसिटिव पीरियड कह रहे हैं, चाइल्डहुड, अर्ली चाइल्डहुड और एडोलेसेंस को, चाइल्डहुड और एडोलेसेंस को, कि ये मान लीजिए 6 से 12 या 18 वर्ष तक का समय, वो बहुत सेंसिटिव पीरियड है, क्रिटिकल पीरियड है, कुछ चीज़ें आप जल्दी सीखेंगे वहाँ पे, वो एक अलग बात हो गई। लेकिन चलती हमेशा ही रहेगी, चेंज होने की क्षमता जो है, प्लास्टिसिटी तो आपके ब्रेन में है ही। ठीक, अब ये वाला जो टॉपिक है डेवलपमेंट वाला, ये हम कल कंटिन्यू करेंगे। अभी शाम वाली जो क्लास होगी आपकी 7:30, वो उसी समय पे मिलेगी, जो आपको, मतलब वो अलग टॉपिक चल रहा है शाम वाली में। ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपका वो, क्योंकि कंबाइंड क्लास है दूसरे बैच के साथ, तो उसमें मिलते हैं हम लोग। चलिए फिर, टेक केयर। ये कल, ये वाला टॉपिक कल यहीं से कंटिन्यू करेंगे हम, ठीक है जी? कल यहीं से हम ये टॉपिक कंटिन्यू करेंगे, ठीक है बात? ओके, बाय।